आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो किसी तूफान की तरह उठा हाँ, और उतनी ही तेजी से बिखर भी गया। सिख साम्राज्य। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ले जाएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 18वीं सदी की जो अराजकता थी उससे एक इतना शक्तिशाली राज कैसे खड़ा हुआ। एक ऐसा राज जिसने अंग्रेजों तक को चिंता में डाल दिया था। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम सवाल कि रणजीत सिंह की मौत के सिर्फ 10 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये वाकई एक कमाल की और उतनी ही दुखद कहानी है। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि एक आदमी की जबरदस्त काबिलियत और उसके जाने के बाद जो एक शून्य पैदा हुआ उसकी कहानी है। हम रणजीत सिंह की दूरदर्शिता को तो समझेंगे ही, पर उन कमजोरियों को भी देखेंगे जो साम्राज्य की नींव में ही कहीं छिपी थी और उनके जाते ही उभर कर सामने आ गईं। बिल्कुल, और सब कुछ तबाह कर गई। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शक्ति का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बाद पंजाब में बहुत उथल-पुथल थी। स्रोतों में बंदा बहादुर का जिक्र आता है। उनकी क्या भूमिका थी? देखिए, बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की आग जलाई, लेकिन 1716 में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। अच्छा। और उनके जाने के बाद सिख समुदाय एक तरह से कहें तो बिना किसी बड़े नेता के रह गया और दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में? हाँ, बंदई और तत खालसा। ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था उस वक्त। किसी भी उभरती हुई ताकत के लिए अंदरूनी फूट तो सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो ये लोग फिर से एक कैसे हुए? 1721 में भाई मनी सिंह ने बड़ी समझदारी से दोनों गुटों में सुलह करवाई, लेकिन असली संगठन की जो नींव है वो रखी कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने। उन्होंने दल खालसा बनाया। दल खालसा? हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने इसे दो हिस्सों में बांटा, बुढ़ा दल यानी पुराने अनुभवी योद्धाओं की फौज, और तरुण दल मतलब नौजवानों की फौज। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम था। और ये सब तब हो रहा था जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे और अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावर बाहर से लगातार हमले कर रहे थे। मतलब चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। हाँ, बिल्कुल। और इसी अफरा तफरी ने सिखों को एक मौका दिया। उन्होंने इस सत्ता के शून्य को भरने के लिए खुद को 12 मिसलों में संगठित कर लिया। अच्छा, ये मिसल क्या थे? ये शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, तो ये मिसल जो थे, आप इन्हें अलग अलग सरदारों के तहत सैन्य जत्थे या भाईचारा कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मिसल अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है बराबर। तो इनमें एक तरह का लोकतंत्र था। तो ये जो 12 मिसलें थीं, ये एक दूसरे से लड़ती भी थीं? मतलब रंजीत सिंह को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से भी निपटना पड़ा होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मिसलें अब्दाली जैसे बाहरी दुश्मनों के खिलाफ तो एक हो जाती थीं, लेकिन बाकी समय आपस में ही लड़ती थी। हाँ, आपस में ही इलाकों के लिए लड़ती रहती थीं। और यहीं से हमारी कहानी के हीरो रणजीत सिंह का उदय होता है। वो सुकरचकिया मिसल के थे और बहुत कम उम्र में। हाँ, सिर्फ 12 साल के थे जब उनके पिता गुजर गए और मिसल की जिम्मेदारी उन पर आ गई। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने इस बिखरी हुई ताकत को एक कैसे किया? स्रोत उनकी लहू और लोहे यानी ब्लड एंड आयरन की नीति का जिक्र करते हैं। सुनने में तो बड़ा क्रूर लगता है। उस जमाने के हिसाब से ये जरूरी भी था। लहू और लोहे की नीति का सीधा मतलब था कि या तो दूसरी मिसलें उनकी अधीनता स्वीकार कर लें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। कोई बीच का रास्ता नहीं। कोई बीच का रास्ता नहीं था। उन्होंने ताकत के दम पर एक एक करके दूसरी मिसलों को या तो अपने साथ मिलाया या फिर उन्हें हराया। इसका कोई खास उदाहरण है? मतलब जमीन पर यह नीति कैसे दिखती थी? बिल्कुल, जैसे 1805 में जब उन्होंने अमृतसर पर कब्जा किया। अमृतसर भंगी मिसल के पास था और सिखों का सबसे पवित्र शहर था। रणजीत सिंह ने उसे ताकत से जीता। अच्छा। इससे उन्होंने दो संदेश दिए, एक कि वो किसी से कमजोर नहीं है और दूसरा अब सिखों की धार्मिक राजधानी भी उनके पास थी। इससे पहले 1799 में वो लाहौर यानी राजनीतिक राजधानी पर पहले ही कब्जा कर चुके थे। तो अब पंजाब की राजनीतिक और धार्मिक दोनों ताकतें एक आदमी के हाथ में थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। ये पूरा साम्राज्य एक अकेले इंसान की काबिलियत, उसके करिश्मे पर टिका था। रणजीत सिंह ने एक मजबूत सिस्टम बनाने से ज्यादा ध्यान अपनी निजी ताकत को मजबूत करने पर दिया। और यही चीज आगे चलकर साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब इमारत की नींव में ही एक दरार छोड़ दी गई थी। खैर, जब रणजीत सिंह अपनी ताकत बढ़ा रहे थे तो दक्षिण में अंग्रेज भी सब देख रहे होंगे। बिल्कुल।
उनके दरवाजे पर एक नया शेर दहाड़ रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज शुरुआत में तो डरे हुए थे। उन्हें डर था कि नेपोलियन रूस के साथ मिलकर जमीन के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। अच्छा, तो उन्हें रणजीत सिंह एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर चाहिए थे जो अफगानिस्तान की तरफ से उन्हें बचा सके। इसीलिए 1807 में उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से बात करने भेजा। लेकिन बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह बहुत चतुर थे। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती के बदले में एक बड़ी कीमत मांगी। वो चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें सतलुज नदी के पार मालवा के इलाके समेत पूरे पंजाब का महाराजा मान लें। जिसके लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। और तभी यूरोप में हालात बदल गए। नेपोलियन का खतरा टल गया और अंग्रेजों का रवैया भी सख्त हो गया। और यहीं पर 1809 की मशहूर अमृतसर की संधि हुई। इस संधि ने क्या तय किया? इस संधि ने सब कुछ बदल दिया। इससे ये तय हो गया कि सतलुज नदी ही रणजीत सिंह के राज और अंग्रेजों के इलाके के बीच की सरहद होगी। मतलब? इसका सीधा मतलब था कि रणजीत सिंह का पूरब की तरफ विस्तार करने और सारे सिखों को एक झंडे के नीचे लाने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। ये बात सोचने वाली है। रणजीत सिंह इतने दूरदर्शी थे तो उन्होंने दूसरे भारतीय शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उन्हें अंग्रेजों की असली ताकत का अंदाजा नहीं था या उन्हें सिंधिया और मराठों पर भरोसा नहीं था? हाँ, ये उनके शासनकाल का सबसे बड़ा अगर मगर है। स्रोत यही बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद उन्हें लगता था कि अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेना समझदारी नहीं है, या शायद उन्हें दूसरे भारतीय शासकों पर भरोसा नहीं था कि वो साथ देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। वजह जो भी हो, इस फैसले का मतलब था कि सिख साम्राज्य हमेशा अंग्रेजों के मुकाबले एक छोटी ताकत बना रहा। अपनी पूरब की सीमा सुरक्षित करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान पश्चिम की ओर लगाया और मुल्तान, कश्मीर और पेशावर तक अपना साम्राज्य फैलाया। हाँ, लेकिन 1839 में उनकी मौत के साथ ही इस शानदार कहानी का दुखद अंत शुरू हो गया। रणजीत सिंह की मौत के बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं है। 1 दशक से भी कम समय में सब कुछ बिखर गया। हुआ क्या था? इसे समझने के लिए हमें उस समय के लाहौर दरबार को समझना होगा। रणजीत सिंह की मौत के बाद असल में 3 बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही थीं। कौन कौन सी? एक था शाही परिवार जो आपस में ही लड़ रहा था। दूसरी थी लाहौर के शक्तिशाली दरबारी जैसे जम्मू के डोगरा भाई। और तीसरी और सबसे खतरनाक थे खुद सेना, जिसे खालसा कहते थे। अच्छा, ये तीनों ही सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे और इसी खींचतान में एक एक करके सब मारे गए। मतलब ये बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सीन बन गया था, जहां राजा के मरते ही हर कोई एक दूसरे को मारकर गद्दी पर बैठना चाहता है। बिल्कुल वैसा ही। रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन वो अकुशल थे। कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो गई। फिर उनके बेटे नौनिहाल सिंह, जो बहुत काबिल माने जाते थे। हाँ, उनकी भी एक अजीब दुर्घटना में मौत हो गई। 1 मिनट, जिस दिन पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसी दिन बेटे की भी एक अजीब हादसे में मौत हो गई। ये तो किसी साजिश की तरह लगता है। शक तो बहुत गहरा था और आज भी है। कहा जाता है कि जब वो अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे तो उन पर एक दरवाजा गिर गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये डोगरा भाइयों की साजिश थी। और इसके बाद? इसके बाद तो जैसे हत्याओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। रणजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह राजा बने। 1843 में उनकी भी हत्या कर दी गई। ये तो पूरी तरह अराजकता है। और सेना क्या कर रही थी इस सब में? रणजीत सिंह ने तो एक बहुत आधुनिक सेना बनाई थी। वही तो सबसे बड़ी समस्या बन गई। रणजीत सिंह के वफादार और काबिल सेनापति जैसे हरि सिंह नलवा सब मर चुके थे। सेना को तनख्वाह नहीं मिल रही थी और वो अनुशासनहीन हो गई थी। मतलब सेना ने खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली। हाँ, अब सेना खुद एक ताकत बन गई थी। वो जिसे चाहती गद्दी पे बिठाती और जिसे चाहती मार देती। आखिर में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे नाबालिग दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया और उनकी मां रानी जिंदा को उनकी संरक्षक। लेकिन असली ताकत तो वजीरों के हाथ में ही रही होगी। बिल्कुल, जो लगातार साजिशों का शिकार हो रहे थे। तो एक तरफ लाहौर दरबार में कत्लेआम मचा हुआ था और दूसरी तरफ सतलुज नदी के पार अंग्रेज ये सब देख रहे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जाहिर है ये टकराव तो होना ही था। यहीं से पहले आंग्ल सिख युद्ध की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल, युद्ध का बहाना तो ये बना कि दिसंबर 1845 में सिख सेना ने सतलुज नदी पार कर दी। लेकिन असली वजह 3 थीं। पहली, लाहौर की यही अराजकता। दूसरी, अंग्रेजों ने सिंध और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, जिससे सिखों को डर था कि अगला नंबर उनका है।
और तीसरी, अंग्रेज लगातार सीमा पर अपनी फौज बढ़ा रहे थे। युद्ध के नतीजों में एक शब्द बार बार आता है, विश्वासघात। हाँ, और यही इस युद्ध की सबसे दुखद कहानी है। सिख सेना बहुत बहादुर थी, संख्या में भी ज्यादा थी, लेकिन उनके अपने ही सेनापतियों लाल सिंह और तेजा सिंह ने उनके साथ धोखा किया। कहा जाता है कि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर सेना को ऐसी जगहों पर लड़ने भेजा जहां हारना तय था। नतीजा ये हुआ कि सिखों को 5 बड़ी लड़ाइयों में हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेज बिना लड़े लाहौर में घुस गए। और इसके बाद हुई 1846 की लाहौर की संधि, जिसे बहुत अपमानजनक माना जाता है। अपमानजनक ही थी। सिखों पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया, जालंधर दोआब का उपजाऊ इलाका छीन लिया गया, सेना की संख्या बहुत कम कर दी गई, और सबसे बड़ी बात, कश्मीर। हाँ, जब सिख जुर्माना नहीं चुका पाए तो उसके बदले में कश्मीर का पूरा इलाका डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया। लेकिन क्या अंग्रेजों के नजरिए से ये जरूरी नहीं था? वो एक ताकतवर पड़ोसी को कमजोर करना चाहते थे, और युद्ध के बाद हर्जाना वसूलना तो एक आम बात थी। क्या ये वाकई अपमानजनक था या अब उस जमाने की राजनीति का एक सामान्य हिस्सा? आपका सवाल जायज है। अंग्रेजों के लिए ये सामान्य कूटनीति थी, लेकिन सिखों के लिए ये जुल्म था। उन्होंने कश्मीर को अपनी जमीन का हिस्सा माना था, जिसे बेचा जा रहा था। अच्छा। इसी वजह से एक और विद्रोह हुआ, जिसके बाद भैरोवाल की एक और संधि हुई। इस बार अंग्रेजों ने रानी जिंदा को भी सत्ता से हटा दिया और पंजाब को चलाने के लिए एक काउंसिल बना दी, जिसका मुखिया एक अंग्रेज हेनरी लॉरेंस था। मतलब पंजाब अब नाम के लिए आजाद था। हाँ, असल में उस पर अंग्रेजों का राज हो गया था। तो ये दूसरे और आखिरी आंग्ल सिख युद्ध की स्टेज तैयार कर रहा था। आखिरी चिंगारी कहाँ से लगी? आखिरी चिंगारी लगी मुल्तान से। वहां के गवर्नर मूलराज ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जो साम्राज्य बहाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। बिल्कुल। उसे पंजाब पर पूरी तरह कब्जा करने का बहाना मिल गया। और फिर इस बार 3 बड़ी और खूनी लड़ाइयां हुईं। आखिरी लड़ाई गुजरात में हुई, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं। इसमें सिख सेना की निर्णायक हार हुई। मार्च 1849 में सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया। हाँ, और इस तरह महाराजा रणजीत सिंह के बनाए साम्राज्य का सूरज सिर्फ 50 साल में ही डूब गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझे? एक शक्तिशाली, अपने दम पर बना साम्राज्य एक आदमी की मौत के 10 साल के अंदर इतिहास का हिस्सा बन गया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अंदरूनी फूट और एक मजबूत नेतृत्व की कमी कितनी घातक हो सकती है, खासकर तब जब आपके पड़ोस में एक ताकतवर दुश्मन सही मौके का इंतजार कर रहा हो। ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इन युद्धों में लड़ते हुए अंग्रेज सिख सैनिकों की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। हाँ, उन्हें एक दूसरे की लड़ने की क्षमता के लिए सम्मान पैदा हुआ। यही वजह है कि पंजाब पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने सिखों को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती किया। और वो आगे चलकर सिख आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे वफादार और बहादुर रेजिमेंट्स में से एक बने। उन्होंने 1857 के गदर में भी अंग्रेजों का साथ दिया। ये एक अजीब विरोधाभास है। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए इतनी बहादुरी से लड़ी, वही बाद में अपने विजेताओं की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात छूट जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कितना अलग होता अगर रणजीत सिंह के वारिस उनके साम्राज्य को एकजुट रख पाते। क्या होता अगर वो ताकतवर और आधुनिक सेना, जिसे शेर पंजाब ने बनाया था, उत्तर भारत में एक आज़ाद ताकत बनी रहती।